हेलो दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल फाइनेंस मंत्रा में स्वागत करता हूं। दोस्तों कि जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में CIP के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था, ये एक इम्पॉर्टेंट इनको टर्म्स होती है जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में यूज होता है। इनको टर्म्स को ICC ने डिफ़ाइन किया हुआ है। अभी जो लेटेस्ट डिफ़ाइन किया है 2020 में किया हुआ है। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो DAT के बारे में डिस्कशन करेंगे। DAT का मतलब डिलीवरी एट टर्मिनल। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो फाइनेंस मंत्रा के चैनल पे जाएं, YouTube चैनल पे जाएं और वहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा सो दैट आप डिटेल में DAT के बारे में जान पाएँ। DAT का मतलब होता है डिलीवरी एट टर्मिनल। उस तक पहुँचने की किसकी क्या रोल है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी क्या कॉस्टिंग होगी, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, DAT डिलीवरी एट टर्मिनल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस इनको टर्म्स की सीरीज़ में। आज हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। किसी भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में 3 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं: कॉस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क। ये प्री डिफाइंड होता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, किसका कहाँ तक रिस्क इन्वॉल्वमेंट होगा। इसी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। DAT दोस्तों वहाँ पे यूज किया जाता है जब भी कोई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डिलीवरी एट टर्मिनल तक होता है। इस पूरे प्रोसेस में रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉस्टिंग कैसे डिसाइड होती है, चलिए हम आगे देखते हैं इसको। दोस्तों, यहाँ पे कोई भी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर किसी भी सेल के लिए या बाय करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे एग्री करते हैं। तो जो भी टर्मिनोलॉजी, स्पेशली आज हम DAT के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में यूज होने वाले DAT के बारे में जब वो एग्री हो गए कि हमारी जो डिलीवरी होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ DAT होगी, तो कैसे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे, कैसे उसका रिस्क कवर करेंगे, इसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन हम शुरू करते हैं। देखिए, जब भी कोई एक्सपोर्टर यानी सेलर रेडी होता है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यहाँ से सामान उठा करके उसको प्रॉपर सेफली हैंड ओवर करे। तो यहाँ पे मैं आपसे दोस्तों ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आपने सपोज़ यहाँ पे एक्सपोर्टर ने सामान को उठाया, ठीक है, और उसे लोड किया, ठीक, लोड करने के बाद उसे ट्रक या लॉरी में सामान को लोड किया। लोड करने के बाद वो पोर्ट पे पहुंचा, तो वहाँ पे जो भी उसके फ्रेट फॉरवर्डिंग के एक्सपेंसेस होंगे वो सारे एक्सपेंसेस भी करेगा। कस्टम क्लियरेंस की जो भी कॉस्टिंग होगी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होगी, ठीक है। और इसके साथ जो भी टर्मिनल चार्जेज होंगे, टर्मिनल चार्जेज जो भी होंगे, ठीक है, जो भी टर्मिनल चार्जेज होंगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होगी। और उसके बाद यहाँ पे वो सामान को लोड करेगा, अनलोड तो करेगा ही, साथ में लोड करेगा। लोड किस पे करेगा? एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एनी मोड ऑफ ट्रांस में आपका शिप भी इंक्लूड है, ठीक है, और आपका प्लेन भी इंक्लूड है और ट्रक भी इंक्लूड है। अगर इन केस ऑफ रेल है तो रेल भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। बट इस पूरे प्रोसेस में अब आप देखिए, जो भी इसका फ्रेट है वो फ्रेट कौन बियर करेगा? वो फ्रेट भी सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो भी आपके इंश्योरेंस कवर होंगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेलर होगी। यानी रिस्क का इन्वॉल्वमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? वो रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होगी। एक बार सेलर के पोर्ट से सामान पहुँच जाता है बायर के पोर्ट पे, तो अनलोडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पोर्ट ये सेलर की होगी। यानी इस सामान को यहाँ पे वो अनलोड करेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है। तो उसके टर्मिनल पर उसने सामान को डिलीवरी कर दिया अनलोड के, इसीलिए इसे डिलीवरी एट टर्मिनल बोलते हैं। इसके बाद की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो बायर की होगी। जैसे कि कस्टमर क्लियरेंस बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इंपोर्ट और ड्यूटीज़ जो भी पेड करनी होगी वो बायर करेगा। सामान अनलोड
अगर हो जाता है तो पोर्ट से ले करके, ठीक है, बायर के प्लेस, यानी अगर उसका वेयर हाउस या फैक्ट्री है तो फैक्ट्री, और एनी अदर प्लेस जहाँ पे भी वो सामान ले जाना चाहे, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है। तो पोर्ट पे सामान कैसे ले जाएगा? पोर्ट से वो ट्रक में सामान लोड करेगा, सामान को लोड करने के बाद वो अपनी फैक्ट्री या वेयर हाउस में ले जाएगा। यानी जो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टार्ट होती है लोडिंग से लेकर के, यहाँ से लोडिंग से लेकर के यहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कि डेट में रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिसाइड होती है, और आपको कॉस्टिंग का भी आइडिया लग गया होगा कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही उसकी कॉस्ट, ठीक है ना। तो जब भी वो कोटेशन देगा तो इन सब चीज़ों का वो ध्यान रखेगा। चलिए इसको हम रिकैप करते हैं, अदरवाइज ये ग्राफ ही अपने आप में सफिशिएंट है टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, बट लेट मी एक्सप्लेन फर्दर। ठीक है, सो व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? आई एम समराइजिंग दिस पैकिंग एंड seller responsibility. Okay, loading as already discussed, seller responsibility. Freight forwarding expenses, seller responsibility. Unloading at port, seller responsibility. Loading at port, seller responsibility on seller side. On seller side, right now I am discussing only seller side. Okay, custom clearance, any terminal charges on this side. कोई भी टर्मिनल चार्जेस अगर लगता है सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बाद जो भी फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग के जो कॉस्ट होंगे, ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट होंगे, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो भी हो, यहाँ पे एयर फ्रेट और यहाँ पे सी फ्रेट जो भी कॉस्टिंग आएगी वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और ये रिस्क भी अगर आप देखिए तो सेलर की रिस्क कहाँ तक इन्वॉल्व है? अनलोडिंग तक। तो वो अनलोडिंग तक इंश्योरेंस भी लेगा, ठीक है, कौन लेगा? सेलर लेगा। तो यहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क और कॉस्टिंग वो सेलर की होगी। ठीक है, टर्मिनल तक पहुँचने पे, डिलीवरी एट टर्मिनल तक पहुँचने पे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है। उसके बाद सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है। ठीक है, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? कस्टम क्लियरेंस कराना, इम्पोर्ट एंड ड्यूटीज जो भी पेड करनी है वो पेड करेगा, सामान को अपने ट्रक, लॉरी या रेल जैसे भी उसको ले जाना हो अपने डेस्टिनेशन प्लेस तक, मे बी फैक्ट्री, मे बी वेयर हाउस और सम एनी अदर प्लेस। ठीक है, तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होंगी। और इसके साथ साथ सेलर की और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कुछ डॉक्यूमेंट्स उसे सबमिट करने होते हैं। ये सारी चीज़ें तो हम डिस्कस कर दिए हैं, बट कुछ उसको डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होते हैं। कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट हैं वो आपको क्या करेगा? वो सेल की इनवाइस प्रोवाइड करेगा। कमर्शियल इनवाइस जनरली जो हम लोग देते हैं वो इसको भी देना होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद गुड्स की वो डिटेल देगा कि क्या क्वांटिटी है, किस कंडीशन में है, ठीक है, उसका वेट क्या है, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कौन करेगा? सेलर करेगा। ठीक है, इसके बाद आपको एक वुडिंग सर्टिफिकेट भी देगा अगर वो पैकिंग वुडिंग भी हुई है। ठीक है, बिल ऑफ लैंडिंग ये डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करेगा। दिस वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सो आई विल डिस्कस इन सेपरेट वीडियो। ठीक है दोस्तों, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका एक हम अलग से वीडियो बनाकर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद वो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आई थिंक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्लियर हो गई, कौन से डॉक्यूमेंट्स उसे सबमिट करने होंगे टू बायर, ये भी मैंने आपको बता दिया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी भी सेलर को कोटेशन देना होगा तो वो क्या क्या कॉस्ट को इन्वॉल्व करेगा, किन कॉस्ट को वो इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, आई थिंक अब तक आपको सारी क्लियर हो चुकी होंगी इस ग्राफ के थ्रू। जो रिस्क है वो उसकी कॉस्टिंग है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसकी कॉस्टिंग है, ये सारे कंपोनेंट्स यानी है इसमें। ठीक है, मेरे एग्जांपल में मान लीजिए कि अगर किसी कंप्यूटर को वो मुंबई एयरपोर्ट, सेलर पोर्ट मान लेते हैं, मुंबई पोर्ट है और ये आपका न्यूयॉर्क एयरपोर्ट है। ठीक है, बायर का पोर्ट। तो यहाँ से कोई सामान ले जाता है, वो एक मान लीजिए 100 USD का एक लैपटॉप मंगाता है। ठीक है, मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। तो उसके ऊपर वो मान लीजिए अपना मार्जिन 10% ऐड करता है। ठीक है, उसके बाद उसकी क्या कॉस्टिंग है? पैकिंग मटेरियल है,
पैकिंग की कॉस्टिंग वो ऐड कर दिया। फिर उसके बाद उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लोड करेगा अपने वेयर हाउस से और फैक्ट्री से। उस वेयर हाउस को लोड करने के बाद वो सामान को कहाँ ले जाएगा, कहाँ पे ले जाएगा, वो पोर्ट पे ले जाएगा। तो पोर्ट में सामान तक ले जाने के बीच में आपका रिस्क भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो उसका इंश्योरेंस भी कराएगा। पोर्ट पे पहुंचने के बाद आपके कस्टम क्लियरेंस के एक्सपेंसेस होंगे, वो भी इसमें इंक्लूड करेगा। फ्रेट फॉरवर्डिंग के एक्सपेंसेस होंगे, वो भी इस कॉस्ट में वो इंक्लूड करेगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपको टर्मिनल चार्जेस देने होते हैं, जो भी चार्जेस वहाँ पे लगते हैं वो सारी की सारी कॉस्टिंग इसमें इन्वॉल्व कर ली जाती है। फिर उसने सामान को लोड किया, उसकी भी एक कॉस्टिंग है, उस कॉस्ट को भी उसने ऐड कर दिया कहाँ पे, कोटेशन में। उसके बाद फिर शिप में सामान लोड होने के बाद एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट की ओर जाता है, तो जो उसका फ्रेट होगा वो भी उसकी कॉस्टिंग है, ऐड हो गया। ठीक है, फिर वहाँ पे अनलोड करेगा इन केस ऑफ DAT, ठीक है, डिलीवरी एट टर्मिनल में अनलोड करेगा तो उसकी भी कॉस्टिंग है, उसको भी इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, और इंश्योरेंस भी वो कवर करेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए इस बीच यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है सेलर का। ठीक है, तो वो अपने रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस लेगा, उसकी भी कॉस्टिंग अलग रहेगा। तो इस छोटे से एग्जांपल में मेरी जो टोटल कॉस्टिंग आई है वो 130 USD है। ठीक है, तो इस तरीके से सेलर जो है बायर को कोट करेगा। आई होप आई क्लियर योर ऑल दिस थिंग्स रिगार्डिंग डैट। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने सजेस्ट दीजिए कि हम अगला वीडियो किस पे बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इस जो हमारा इनको टर्म्स की सीरीज चल रही है उसमें अगला वीडियो हमारा DAPP हो गया, यानी डिलीवरी एट प्लेस। तो DAP और अभी जो अपना करंट में वीडियो है वो DAT, दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और हाँ, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, सो दैट आप मेरे आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स ए लॉट।